टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर सीतापुर से है। पति ने पत्नी और मौसेरी सास पर किया जानलेवा हमला। चाकू के हमले में दोनों महिलाएं हुई गंभीर घायल। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया है। घायल महिलाओं को आनंद फानन में पहुंचाया गया अस्पताल। पत्नी ने मायके चले आने से नाराज था पति, और साथ ही जनपद के थाना रेउसा क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी और साथ ही मौसेरी सास पर हमला किया है। कोई बात है जितना ना खैर ना चला हमारी सब बहन हमारी से है, इनका हमारी से हमारा घर बहन सुनी रहे, इनका हमारी से है, और बहनोई रहे, इनका हमारी से, हमका हमारे सबका हमारे से। तो सबसे ज्यादा की का चोट लगी? सबसे ज्यादा उनके लगी। नाम बताओ, ठीक है लगी। इनका नाम है राजकुमारी। को है तुम्हारी? हमारी बहनी है। इतने साल सब लोग रहा था? इतने साल सब लोग रहा था? हाँ, सब जो साथ है रहा, सब कोई संग है रहा। सब पर बचाव है, मार देने से क्या चलते एक घंटे कटे। अरे बात नहीं हो पाएगी, उनसे आवाज बोल नहीं पाती है। स्टाफ से बोले बात करने के लिए। सबके तो दवाई लगाई रहे। हाँ, तो ये बैठ खाना खाते हैं होटल पर। हाँ, हाँ। तो मिले हैं गली में जाते रहे, सबको मौसी सबको गली मिले हैं। मारे लागे दीदी के यहाँ, तो मम्मी भी बचावे गए, तो उनके नट्टी चक्को मारे। को मारा को है? जीजा। क्या नाम है उनका? गुड्डू। गुड्डू। कहाँ के रहे वाले हैं? और इनका क्या नाम है जो चोटिल है? राजकुमारी। और उनका मौसी क्यों रहे? संगीता। चंदौली पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत कुल 121 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन मोबाइलों की अनुमानित कीमत लगभग 36,30,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक चंदौली के निर्देशन पर स्वाट और सर्विलांस टीम ने यह सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने जन सुनवाई के दौरान प्राप्त प्रार्थना पत्रों और साथ ही CEIR पोर्टल से मिली जानकारी के आधार पर टीम को कार्रवाई के निर्देश दिए थे, और 20 अप्रैल 2026 को पुलिस लाइन चंदौली के नवीन सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बरामद मोबाइलों को उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक सदर श्री उपस्थित रहे, और साथ ही मोबाइल वापस कर पाकर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ देखी गई। इस अभियान की सफलता में स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक रामजन यादव और साथ ही सर्विलांस प्रभारी आशीष मिश्रा सहित पूरी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जी देखिए, चंदौली जनपद की सर्विलांस टीम के द्वारा CEI पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए 121 खोए हुए फ़ोन जो अलग अलग वक्त में लोगों द्वारा खोए गए थे या गुम हुए थे, उनको बरामद किया गया है। और आज पुलिस लाइन सभागार में इन लोगों को बुला करके इन सभी को फ़ोन वितरित किए गए। इन फ़ोनों की कंबाइंड कीमत तकरीबन 36 लाख रुपए के आसपास है। महिलाओं के अधिकार पर कांग्रेस सपा विपक्ष का विरोध दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा। उन्होंने कहा, कांग्रेस सपा विपक्ष ने देश की आधी आबादी के साथ किया है विश्वासघात। खबर बदायूं से है। बदायूं स्थित फॉर लीव होटल में आपको बता दें, विपक्ष द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध के मुद्दे पर आयोजित प्रेस वार्ता का माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने संबोधित किया है। और साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा कि 16 और 17 अप्रैल को संसद में जो घटनाक्रम हुआ है, उसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और साथ ही TMC और साथ ही DMK जैसे दलों की महिलाएं विरोधी मानसिकता को पूरी तरह उजागर कर दिया है। इन दलों के महत्वपूर्ण विधायकों का विरोध कर देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी का कोई उपकार नहीं है। क्या कहना है?
देखिए 2023 में महिला शक्ति वंदन अधिनियम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने सूझबूझ के साथ दोनों सदनों में पास कराने का काम किया। अगर मैं कहूँगा विपक्ष की नीयत सही होती तो ये महिला आरक्षण बिल जो लगभग 28 साल से लंबित चला रहा है, जब जब आता है तब तब विरोध करने का काम ये विपक्षी पार्टियां करती हैं। मनमोहन सिंह के समय में तो राज्यसभा से पारित भी हो गया था, लेकिन लोकसभा में लाने का काम ही नहीं किया, उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। इससे उनके मंसूबे पता चल सकते हैं। और मैं कहूँगा कि जब उसका लागू करने का वक्त आया, ये विपक्ष भी जानता है, हर राजनीति करने वाला व्यक्ति या महिला शक्ति जो समझदार है, पढ़ी लिखी है, वो जानती है कि कोई भी आरक्षण तब तक नहीं हो सकता जब तक परिसीमा नहीं हो, जब तक जनगणना नहीं हो। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने जनगणना उससे पहले ही कैबिनेट में पास करके केवल घोषणा ही नहीं की, वो चालू भी हो गई। संडीला कस्बे के मोहल्ला मलकाना स्थित आस्थाना आलिया हजरत दादा मियां पर आज से 238वां सालाना उर्स मुबारक शुरू हो गया है। दरगाह परिसर को भव्य रोशनी और आकर्षक सजावट से सजाया गया, जहां दूर दराज से आने वाले सैकड़ों अकीदतमंदों ने जुटने की उम्मीद जताई है। 3 दिन तक चलने वाले इस बड़े धार्मिक आयोजन में इबादत, अकीदत और सूफियाना रंग देखने को मिला है। का खास कार्यक्रम 20 अप्रैल सुबह 10:30 बजे कुरान ख्वानी और कुल शरीफा मिलाद शरीफ, 21 अप्रैल शाम 4:22 से गुस्ल ए चादर व गुलपोशी रात भर महफिले समाए और साथ ही 22 अप्रैल शाम 3 बजे महफिल और साथ ही 4:22 पर कुल शरीफ लंगर तकसीम और साथ ही अमन चैन के लिए उठेंगी दुआएं। उर्स के दौरान देश में अमन, भाईचारे और खुशहाली के लिए खास दुआएं की जाएंगी और साथ ही सज्जाना नशीन सूफी ख्वाजा इसहाक अली मियां ने भी अकीदतमंदों से बड़ी संख्या में शामिल होने की भी अपील की है। अब देखना होगा कि इस बार उर्स में आस्था से ये कारवां कितना बड़ा इतिहास रचता है। लखीसराय चानन प्रखंड के एटौन के वार्ड संख्या 9 के नाले की सफाई को लेकर मामला गहराता जा रहा। नाले की सफाई को लेकर एक तरफ जहां प्रमुख प्रतिनिधि दिनेश यादव अगुवाई कर रहे हैं, तो वहीं बीते वर्षों सिंचाई विभाग से साफ होने वाले पैन पर भी मामला गहराता जा रहा है, क्योंकि वर्षों पहले मननपुर से बट्टा रामपुर की दिशा में जाने वाले पैन की सफाई दिखाई दी थी, और लेकिन सच तो ये है कि इसे साफ नहीं किया गया था। लेकिन लोगों का साथ नहीं मिल पा रहा है, कारण क्या है? सामाजिक सोच नहीं है। असल में होता है कि कोई भी समाज के काम में सहयोग तब प्राप्त होती है जबकि सामाजिक सोच अच्छी हो, उज्जवल हो, उत्तम हो। निम्न सोच वाले लोग सदा कराए चिल्लाते हैं, वो आगे बढ़ के काम करना नहीं चाहते। तो इसे फायदा सबों के लिए। ऐसे में समाज में अराजकता फैलती है, कहीं न कहीं एक टूटने वाली मनसा भी आ जाती है लोगों में कि चलो भाई अमुक व्यक्ति तो लड़ ही रहा है, हम क्यों लड़े। ये तो सोच अच्छी नहीं है। हम तो पहले भी कर रहे हैं कि जिनके पास शिक्षा का अभाव है, और गई गुजरी भावना पैदा करना चाहते हैं, उस पर वो रोटी सेकने वाले लोग होते हैं जो समाज में सरकार को और समाज में मिलकर कार्य करना नहीं चाहते। व्यक्ति को समाज से ही व्यक्ति से समाज होता है, समाज से सरकार निर्माण होता है। तो कई लोग कहते हैं कि मैं अमुक पार्टी में जुड़ा हूँ, अमुक पार्टी से हूँ। छोड़िए ना, मैं भी तो पार्टी में हूँ। मैं अपने कौन बड़े पदाधिकारी को सूचना दे रहा हूँ कि आप आइए। मेरी समस्या बड़े पदाधिकारी क्या जानेंगे, मेरे बड़े नेता क्या जानेंगे। मेरी समस्या गांव घर की है, मेरी समस्या प्रखंड की है, तो मैं उसको हल करूंगा कि हमारे ऊपर से चिराग पासवान जी आएंगे। वो तो राज्य और देश के नेतृत्व कर रहे हैं। लगातार मतलब कि आप जब यहाँ पर हैं तो आपकी सुनवाई हुई या फिर यूं ही मतलब कि हवा चल रही है? प्रयास है सरकार का और श्रीमान कार्यालय, प्रखंड कार्यालय के भी बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है। वो लगातार मेहनत में, पैसे नहीं न है। सरकार इस उथल पुथल में सरकार बनती है, कभी वो बदलते हैं, कभी वो बदलते हैं। तो इसमें आला पदाधिकारियों का क्या दोष है? वो तो पैसे की व्यवस्था जब तक नहीं देती है, सेंट्रल नहीं देती है, जब तक स्टिकर नहीं देती है, तो पदाधिकारी के घर में पैसा होता है या कोई प्रतिनिधि के घर में पैसा होता है। तो आपका कहना है कि जब तक पैसा नहीं होगा तब तक काम नहीं?
नहीं होता है, कुछ कुछ आकस्मिक फंड होता है, कुछ आपदा फंड होता है, कुछ योजना फंड होती है जो कि जिले के प्रखंड के तमाम बुद्धिजीवी पदाधिकारी। तो ऐसे में ग्रामीणों का यह कहीं न कहीं दायित्व नहीं बनता है कि खुद के पैसों को लगाकर उसकी साफ सफाई करवा लें? होता है, जहाँ अच्छी वातावरण है वहाँ सहयोग सरकार को किया जाना चाहिए, सरकार के पैसे पर ही आश्रित नहीं होनी चाहिए। यानी आपको लगता है कि किताबों से तो लोग शिक्षित हैं लेकिन मन से शिक्षित नहीं है? नहीं, तो वो उनकी अपनी मैंने सोच है। क्या नाम लिखते हैं भैया अपना? मेरा नाम विनय कुमार सिन्हा है, मननपुर बाजार मेरा घर है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जिला उपाध्यक्ष हूँ। लगातार कई दिनों से एक व्यक्ति प्रखंड कार्यालय के सामने धरना पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि कहीं न कहीं पंचायतों में भी वह राशि मुहैया की जाती है जिससे बने हुए नाले से जो गंदगी है उसका निकासी होता है, कहीं न कहीं साफ सफाई होता है, रोशनी की भी जो उपलब्धता होनी चाहिए उसका भी प्रबंध किया जाता है। तो ऐसे में वार्ड संख्या 9 में साफ सफाई नहीं है और नाले का पानी कहीं न कहीं घरों में घुसने को उतारू है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, इसके लिए जो प्रक्रिया चल रहा है और मैडम अभी जो वीडियो मैडम है अभी तुरंत हमको फ़ोन करके बोली हैं कि इसके लिए आपको जो भी करना रहे, मतलब कल जो है ना आदेश मिल गया है, जो इटौन पंचायत के जेई है उनको बुलाया जाएगा और नापी किया जाएगा और उसका एस्टीमेट बनाया जाएगा और कल परसों से जो है ना हम उसमें काम स्टार्ट कर देंगे। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं नालों पर अपना सौंदर्यीकरण किए हुए हैं, नाली को ढक करके जो है कहीं लोगों को जो अतिक्रमण किए हुए हैं नाली को सबको हटाया जाएगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति रहेंगे अगर नहीं हटाएगा तो उस पर केस किया जाएगा। तो ये तो सिर्फ एक ढकोसला है, क्योंकि कई वर्षों से यहाँ मननपुर में अतिक्रमण की स्थिति बनी हुई है, उसका साफ सफाई नहीं होता, यानी अतिक्रमण हटता ही नहीं है। और जब कहीं न कहीं आला अधिकारी की बात होती है तो अपना हूटर बजाकर रास्ता साफ कर चल देते हैं। देखिए, हम लोग तो बैठक में एसडीएम साहब आते हैं, बैठक में भी बहुत बार चर्चा चलाए हैं कि मननपुर बाजार में अतिक्रमण मुक्त किया जाए। वो तो मन पर क्या है, प्रक्रिया में है, तो उनका तो आदेश रहता है कि नहीं अब हो जाएगा, 10 दिन 15 दिन का। सीओ साहब भी चले गए हैं, हड़ताल में हैं और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है सरकार का जिस कारण से अतिक्रमण मुक्त नहीं हो रहा है। लेकिन तो जहाँ तक नाली की बात है तो नाली के जो अतिक्रमण हुआ है और उसमें जो सफाई करना है उसको 3 से 4 दिन के अंदर में किया जाएगा। ये वीडियो मैडम के द्वारा हमको बोला गया है आज कि 3-4 दिन निराकरण हो जाएगा। तो अच्छी बात बताएंगे, मननपुर में एक पैन और भी है जिसकी साफ सफाई कई वर्षों से होना था लेकिन कहीं न कहीं फाइलों में सिमट करके रह गया, यूं ही मतलब कि पड़ा हुआ है। तो क्या लगता है कि ये पैन जब साफ नहीं हुआ तो आप लोग का नाला साफ हो जाएगा? देखिए, उसको भी हम लोग बैठक में उठाए हैं। अब वो सिंचाई विभाग का पैन है, उसका ठेकेदार था जमुई का कोई ठेकेदार थे, हम लोग को जानकारी नहीं है। लेकिन सिंचाई विभाग का जितना भी काम होता है, जैसे पंचायत प्रतिनिधि को जानकारी नहीं रहता है, सिंचाई विभाग खुद अपने से काम करता है और बात हम लोगों को जनता के द्वारा हम लोगों को सुनना पड़ता है। वो आधा अधूरा काम करके ही निकल गया सिंचाई विभाग वाला। उसका तो राशि तो निकासी हो गया होगा ना? हाँ। तो ये तो सीधा मतलब कि कहिए कि रुपए का घोटाला है, घपला है। तो हम लोग देखिए, हम लोग तो यहाँ पंचायत अपना प्रखंड में ही ना अपना बात रखेंगे। अब हम लोग को तो जानकारी भी नहीं रहता है कि सिंचाई विभाग कब काम करके पंचायत से निकल गया। तो यानी कि आने वाले समय में आपका जो नाले का स्थिति है वो कहीं समस्या निदान, वो सुधार हो जाएगा। 10 दिन के अंदर में वो पूरा कंप्लीट कर। अच्छा, एक बात और बताएंगे कि कहीं न कहीं जो प्रमुख यहाँ के हैं तो प्रमुख का भी तो एक अहम रोल होता है, तो वो क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारे प्रमुख प्रतिनिधि जो दिनेश यादव हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं और हमको आश्वासन भी दिए हैं कि अभी जो अमाउंट अगर नहीं भी है तो हम पैसा का हेल्प करेंगे और यह काम होना चाहिए। वो विनय भैया से भी बहुत प्यार करते हैं, वो जो धरना पर बैठे हुए हैं 4-5 दिन से 6 दिन से, तो उनको भी लग रहा है कि बैठे हुए हैं एक छोटा सा काम के लिए। लेकिन हमारे यहाँ जो अभी अमाउंट नहीं रहने के कारण से ये विलम्ब हुआ है काम में। कहीं ऐसा तो नहीं? साहब हमको बोले हैं कि आप जल्द से जल्द काम स्टार्ट कराइए और पूरा सहयोग रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ दिलासा दे करके एक झांसा मिल जाए? नहीं, तो ऐसा आदमी तो नहीं है। वो हम लोग को बहुत बार सहयोग करते हैं, प्रमुख हमारे बहुत बढ़िया हैं।
ये तो एक देखने का प्रश्न बनता है कि होना है या नहीं होना है। नहीं होगा, वो कभी वो बात हम टालते नहीं हैं। यानी आपके मुताबिक है कि 100% काम? हाँ 100% वो सहयोग करेंगे। हमारे प्रतिनिधि दिनेश यादव बहुत अच्छा आदमी है। क्या नाम लिखते हैं अपना? हम बजरंगी साहब, टाउन पंचायत। खबर लखीसराय से है, जहां कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रामपुर चानन में इन दोनों व्यवस्थाओं पर सवाल उठता नजर आ रहा है। बीते दिनों सफाई कर्मियों की संख्या पर सवाल उठे तो इस बार यहां की एम्बुलेंस की व्यवस्था पर सवाल उठ खड़ा हुआ है। यहां मरीजों के लिए मात्र एक ही एम्बुलेंस चलती नजर आ रही है, वहीं इमरजेंसी में कोई भी एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। सोमवार को मारपीट के मामले में महिला चोट और साथ ही दर्द से कराहती रही है, लेकिन एक एम्बुलेंस होने के कारण कुछ मरीजों को इमरजेंसी सेवाओं में सदर अस्पताल भेजा गया, तो दूसरी इमरजेंसी में महिला एम्बुलेंस कर दर्द से कराहती नजर आई है और घंटों बीतने के बाद भी महिला को एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पाई। GENCY अर्थात इमरजेंसी। लेकिन इस इमरजेंसी में इस अस्पताल के एम्बुलेंस की क्या स्थिति है, जरा आप साफ देख लें। यह यहाँ पर या तो दिखावा के लिए रख खड़ा है या फिर यह साबित करने के लिए कि भाई एक एम्बुलेंस हमारा खराब है। इसके चक्के का हाल देख ले, चक्के का हाल बेहाल। अंदर का भी अगर नज़ारा देख सकें तो देख ले कि स्थिति परिस्थिति जैसे कई वर्षों से यहाँ पर यह धूल चाट रहा हो। पीछे का भी साफ नज़ारा देख ले, स्थिति साफ बता रही है कि यह एम्बुलेंस यहाँ सिर्फ एक दिखावे को लेकर रखा गया है और यह बताने के लिए रखा गया है कि भाई इमरजेंसी में हम तो है ही, बाकी ख्याल रखने के लिए आपका प्राइवेट एम्बुलेंस तो होगा ही। इधर का भी नज़ारा देख लें, गेट बंद और लिखा गया है इमरजेंसी। लेकिन इमरजेंसी कैसी इमरजेंसी? यानी इमरजेंसी ऐसी कि अगर आप इसे खोलना चाहेंगे तो ताला बंद। यानी समझ लें कि इमरजेंसी नहीं बल्कि प्राइवेट एम्बुलेंस को बुलावा देने की इमरजेंसी है कि भाई आप आएँ और हमारे मरीज को कहीं ना कहीं यहाँ से जहाँ रेफर किया जाए वहाँ पहुँचाने का काम करें। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, अंधी नगरी चौपट राजा। यानी स्थिति खुद की खराब और दोष किसी और को देंगे। यानी साफ इससे पता चल पाता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रामपुर में आज भी कमियां साफ झलक रही है और दिखाने के नाम पर सिर्फ फाइलों में मेंटेन ही किया जा रहा है। कैसे बोलते हैं? नहीं दिए इंजेक्शन? आपका घर कहाँ है? जानकी भी सर केस वाला है, ये सभी केस वाले में थे, दोनों एक ही पार्टी आया था, ठीक है। तो एक पार्टी इसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई। एक बात बताएंगे, आप यहाँ पर कितने बजे आए हैं? यहाँ हम सर लगभग 10 बजे आए हैं। तो क्या डॉक्टर ने आपका इलाज किया? एक तो सुई लगाया है और अभी चेक किया, बस हुआ है। यानी आपको लखीसराय रेफर कर दिया गया है? जी रेफर कर दिया गया, अभी तक एम्बुलेंस नहीं आया है। आपके साथ में और कौन है? मेरा बच्चा एगो बहन है, 10 साल का बच्चा है। वो बराइटोनी स्कूल से बुलाए सर, कोई नहीं हमको साथ है। अच्छा, आपके साथ में मामला क्या है? मारपीट का मामला हुआ था क्या? ये सर नहीं, हम क्या पूछ रहे हैं आपसे, ये हमको बताइए, आपके साथ में क्या मारपीट का मामला हुआ था क्या? सर अभी मारा है, कुल फैमिली मिल, कुल परिवार मिल के मारा, देखिए कपार फोड़ दिए है। अच्छा, उसी स्थिति में आप यहाँ पर इलाज करवाने के लिए पहुँचे थे? जी 112 पहुँचा के यहाँ से गए। क्या नाम अपना बताए हैं? गायत्री देवी। आपके पति का क्या नाम है? लाल पासवान। और घर कहाँ बताए हैं? जानकी भी। आपके साथ में मारपीट कौन किया है? मुकेश पासवान को पूरा फैमिली मारा है। सर, एक महिला जो है दर्द से करा रही है और उसका कहना है कि एम्बुलेंस नहीं है, जिसके कारण से मैं कई घंटों से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ। क्या स्थिति है सर, और महिला कौन है? देखिए स्थिति ठीक है, लेकिन कहने मतलब पुलिस केस है वो, अब वो FIR वगैरह करेगी तो उसमें तो इंजरी देना रहता है ना। इंजरी यहाँ देने का अलाउ नहीं है हम लोगों को। तो ऑलरेडी उनको रेफर कर दिए हैं, जो प्राथमिक उपचार है वो कर दिए हैं। तो बोले हैं जाके भाई अपना सदर में जाके दिखा लीजिए। तो स्थिति कैसा है सर उस महिला का यहाँ से? अगर ठीक है, स्थिति ठीक है। एम्बुलेंस के अभाव, मैंने एम्बुलेंस का अभाव है, एक ही वो एम्बुलेंस है हमारे यहाँ। तो एक दो रोगी आए थे, दोनों पार्टी आया है, तो एक पार्टी को भेजे हैं
अब दूसरा एम्बुलेंस वो आएगा तब न ले जाएगा। अच्छा, एक बात बताएंगे सर, यहाँ पर कुल कितना एम्बुलेंस व्यवस्था के तौर पर है? फिलहाल तो एक ही है। फिलहाल एक है। अगर मान के चलिए ये मान लें सर कि उसमें भी कोई गड़बड़ी आ जाए तो फिर क्या निदान होगा इसका? अब तो उसके लिए तो हम लोग क्या बता सकते हैं, तो प्रभारी सर बताएंगे या फिर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्राइवेट एम्बुलेंस वाले को तो बुलावा कहीं अस्पताल के लोग ही दे रहे हैं, प्रबंधक ही दे रहे हैं कि भाई हमारा जब एम्बुलेंस खराब है तो आप सहायता दीजिए। एक एम्बुलेंस खराब है या क्या है वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन वो वहाँ सदर में चला गया है, आएगा तब ना भाई। और अच्छा सर, मान के चलिए कि विषम परिस्थिति में कोई मरीज ऐसा आ जाए जिसकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय खराब हो, तो वो क्या करेंगे? एक एम्बुलेंस का इंतजार करेंगे या फिर यहाँ से फिर लखीसराय किसी दूसरे के माध्यम से चले जाएंगे? किसी प्राइवेट गाड़ी से भेजना पड़ता है। यानी आप भी मानते हैं कि सर प्राइवेट एम्बुलेंस कहीं ना कहीं आपकी मदद करेगी? सिचुएशन तो खुलासा मैंने कैजुअलिटी बहुत ज्यादा नहीं, आपके बयान से तो खुलासा तो यही होता है सर कि अगर स्थिति गंभीर हो जाए तो ये नहीं कह रहे प्राइवेट गाड़ी का हम लोग मैंने सपोर्टर है, लेकिन कहने मतलब अब रोगी बहुत इमरजेंसी क्रिटिकल कंडीशन में है और तुरंत भेजना है, और अब पेशेंट अगर 3-4 है और एम्बुलेंस एक ही है तो एक एम्बुलेंस में 3-4 पेशेंट एक साथ दोनों पार्टी जो है एंटी है एक दूसरे का, दोनों के एक साथ तो भेजेंगे नहीं। अगर नॉर्मल पेशेंट हो तो भेज सकता है, 2 पेशेंट 3 पेशेंट भी मजबूरी में भेजा जा सकता है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे का विरोधी पार्टी है कैसे भेजेंगे? उसमें मान लीजिए फिर झगड़ा कर लेगा तो। जोधपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता राधा मोहन दास अग्रवाल ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए महिला आरक्षण और रिफाइनरी को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। महिला आरक्षण पर विपक्ष पर दबाव। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में महिलाओं का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन जब उन्हें उनका हक देने की बात आती है तो विपक्षी दल पीछे हट जाते हैं। उनका आरोप था कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल को समर्थन न देकर महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि भाजपा 2029 तक महिलाओं को आरक्षण देने के लिए प्रयासरत रहेगी। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किए कि जब उनके पास मौका था तब उन्होंने ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण क्यों नहीं दिया? हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। उनके अनुसार ये परियोजना राजस्थान की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी। उसको वो रोक सकते हैं क्या? मेरे पास तो वो सारे कानून है और हमारे पश्चिम आयोग का वही लिखा है जो उनके पश्चिम आयोग का हिस्सा रहा है। हमने तो सिर्फ उनके आयोग का नकल किया है। इम्प्लीमेंटेशन में किसी को भ्रष्टाचार करते आए, राजनीतिक पक्षपात करते आए, तो उनको डर लग रहा है। परिसीमन अगर चीज है महिला कांग्रेस के अनुकूल पार्टी के अंदर जो वर्तमान में जो सीटें हैं उन्हीं सीटों में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, तो उसको दोनों चीज जोड़ करके क्या वर्तमान में जो सीटें है उसी को आरक्षण दिया जाए महिलाओं को? आपको नहीं लगता है कि उनके साथ खिलवाड़ होगा? 1976 को जनसंख्या 20 कर दी गई। आज 2026 में उतनी ही जनसंख्या है। महिला आरक्षण की बात है, परिसीमन का विरोध बात यह है कि जो महिला आरक्षण अभी की सीटों है उसमें दिया जा सकता है। आप प्रश्न पूछिए, क्या आज उतनी ही जनसंख्या है? अगर इन दोनों जनसंख्याओं के बीच में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या बढ़ी हो तो क्या उनकी सीटें नहीं बढ़नी चाहिए? 1976 में उनके पास उतनी सीटें थी, 2026 में भी उनके पास उतनी ही सीटें होनी चाहिए। अगर उनके उस लागू को मान लिया जाए तो 84 SC और 47 SC अभी भी उतनी ही उनकी सीटें बनी रहेंगी। ये तो अन्याय होगा उनके साथ भी है। कांग्रेस के लोगों से पूछिए उनको शेड्यूल कास्ट से इतनी घड़ा क्यों है? वो क्यों नहीं चाहते हैं कि उनको बढ़ करके उनकी हिस्सेदारी, संविधान तो जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी देने की बात कहता है। SC को हम दे रहे हैं, हमें कोई डर नहीं। अगर 543 में महिलाओं का आरक्षण होगा तो 1 सीटें आएंगी, अगर 830 में होगा तो कितनी आएंगी? महिलाओं का नंबर इतना अधिक बढ़ करके सामने आएगा, वो क्यों डरे हुए इस बात से? महिलाएं आगे आ जाए, विशेष रूप से उनका तो कंसेप्ट बड़ा क्लियर है। उनकी महिला माने सोनिया गांधी, उनकी महिला माने प्रियंका गांधी, हमारी महिला माने भारत का हर महिला नागरिक। गाँव में काम करने वाली महिला भी हमारी सांसद बनेगी, मजदूरी करने वाले भी सांसद बनेगी। उन्हें क्या परेशानी है इस बात की कि SC और ST समाज की सीटें बढ़ जाए? उन्हें क्या परेशानी है कि महिलाएं बड़ी संख्या में आए
और देश की राजनीति में प्रभावी हस्तक्षेप करें, ये बताना चाहिए इस बात को। आज की जनसंख्या के आधार पर हम आरक्षण नहीं देंगे। 1976 की जनसंख्या के आधार पर आज से 50 साल वाली जनसंख्या पर आरक्षण देंगे, ये कौन सा तार्किक बात है और कौन समझदार आदमी को मान सकता है? यह तो एक छल हुआ आरक्षण के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के छल में विश्वास नहीं करती है। हम उनकी संख्या के आधार पर उनको वास्तविक आरक्षण दें। सर, एक मेरा सवाल है, अभी जिस तरह से देश भर में कॉर्पोरेट जहाज की बात आती है, इसमें टाटा वाले का ग्रुप में भी सामने आया कि महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, उनको मुस्लिम बनाया जा रहा है, तो ये एक बड़ी चुनौती है। इसको लेकर क्या कारण है? क्या जहाज का नाम नहीं सरकार भी जगहों पर लोग करते हैं, इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं, पहचाने जाते हैं, चिन्हित की जाती है। इसके लिए पूरे के पूरे तंत्र को ही हम सोचने का काम शुरू करें। आंतरराष्ट्रीय देश के जितने बड़े उनके स्वरूप में एक हाथ से मीजा खान आ गया हो, ये पकड़ा जाएगा और छाट करके दिख दिया जाएगा। तो गरीब और चावल पकाते हैं तो इसको जानना चाहते कितनी है, इसके लिए चावल का खाना तो बनना नहीं है। अजमेर की पुष्कर घाटी में हुए भीषण बस हादसे के बाद राहत और उपचार कार्य तेजी से जारी है। हादसे में घायल यात्रियों का हाल जानने के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सोमवार को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचे। हादसे के बाद जिला प्रशासन और पुलिस की टीम पर मौके पर पहुंचे राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। फिलहाल प्रशासन हादसे के कारणों की जाँच में जुटा है, वहीं पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है। कल पुष्कर घाटी में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, जिसमें एक बस में जा रहे मायरा लेकर के एक परिवार के लगभग 35-36 सदस्य पीसांगन जा रहे थे। अचानक बस के अंदर स्टीयरिंग फेल हुआ या कोई और तकनीकी खामी हुई, जिसके कारण से ड्राइवर का कंट्रोल हटा और बस लगभग 100 से 150 फीट नीचे जाकर के गिरी। लेकिन ईश्वरीय योग था कि पेड़ और झाड़ियां होने से उसका मोमेंटम कम हुआ, जिसके कारण से वो तेज़ी से न गिर करके बस अटकते अटकते गिरी, जिसके कारण से पेशेंट्स को थोड़ा कम लगी। फिर भी लगभग 33-34 पेशेंट्स को चोटें आई हैं, जिसमें 2 लोगों का देहावसान हुआ और 7 लोगों को मामूली इंजरी, जिनको छुट्टी मिल गई। और अभी हॉस्पिटल के अंदर 19 लोग एडमिट हैं, लेकिन उसमें से किसी को भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। जिनको हेड इंजरी थी, MRI उनकी ठीक आई है, बाकी फ्रैक्चर्स हैं, मुझे लगता है कुछ टाइम लगेगा, लेकिन सबका इलाज अच्छी तरह हो रहा है। मैंने भी निर्देश दिए हैं इनको निःशुल्क और पूरी तत्परता से इनका इलाज हो, उनको ठीक करना है। तो डॉक्टर भी कल से लग रहे हैं, ज़िला प्रशासन भी कल तुरंत पहुँच गया। मैं भी कल ज़िला प्रशासन के टच में था, कलेक्टर SP के और यहाँ पे टच में था, तो आज मेरे को लगा तुरंत जयपुर से आकर के सबको संभाला है। साथ में मैं RTO को भी निर्देश दे रहा हूँ, उस बस के बारे में पूरी जानकारी लें। बस का सर्टिफिकेट था, वहाँ का क्या क्या उसका इंश्योरेंस था नहीं था, फिट थी कि नहीं थी, तो ऐसी बसें कैसे चल रही हैं इसको सुनिश्चित करें और जहाँ भी कोई दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। एक मिनट, स्क्रिप्ट
प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कमला उद्यान कोटा में मीडिया द्वारा आध्यात्मिक जागरण में विश्व परिवर्तन विषय पर एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माउंट आबू से पधारे ब्रह्म कुमारी मीडिया प्रभारी एवं मधुबन न्यूज के चीफ एडिटर BK कोमल भाई ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है और इसकी जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों को राजयोग मेडिटेशन अपनाना चाहिए, जिससे उनके जीवन में सकारात्मकता का विकास होगा। इंदौर से पधारे वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK अनीता दीदी ने भी अपने संबोधन में कहा कि मीडिया कर्मी देश की सेवा तो करते ही हैं, लेकिन उन्हें स्वयं को आंतरिक शांति और साथ ही सशक्तिकरण के लिए भी नियमित मेडिटेशन करना चाहिए। संभाग और प्रभारी राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी उर्मिला दीदी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का आभार भी व्यक्त किया। और जब आप स्वयं को पहचानेंगे और अंदर से जागरण होगा तो आप देखेंगे कि कैसे आपकी लेखनी ऐसा कार्य करेगी। शुरू से ही मैं भी अखबार से जुड़ी हुई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जुड़ी हुई बना ऐसे लिखती नहीं हूँ, पढ़ना है। बहुत पहले से हम पढ़ते आए हैं न्यूज वगैरह, उसमें हम देखते हैं कि आप जो भी लिखते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन वर्तमान समय की जो आवश्यकता है वो है हमारे यहाँ पर परमात्मा ने कहा है पॉजिटिव नेगेटिव को भी पॉजिटिव में परिवर्तन करना। ये आपके अंदर ताकत होना चाहिए, जो अभी बताया आदरणीय अनीता दीदी ने और हमारे कोमल भाई ने। नेगेटिव आप देख रहे हैं, लेकिन उसको पॉजिटिव में परिवर्तन करके लिखें और लोगों के मन में भी पॉजिटिव आए। इससे बढ़कर के पुण्य का काम और कुछ नहीं है, क्योंकि सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले व्यक्ति अखबार उठाता है, मोबाइल की न्यूज देखता है या अखबार की न्यूज देखता है। उसके अभी सभी सम्मान के बाद आप सभी को फोटो लेंगे और कुछ स्टेज पर आ जाइए, कुछ यहाँ सामने आ जाइए। रविदास समाज कल्याण विकास खंड सीतापुर के बैनर तले सीतापुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भव्य रैली एवं विचार मंच का आयोजन किया गया। इस दौरान जागरूकता का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत रैली के साथ हुई है, जिसमें समाज के पदाधिकारी, युवा कार्यकर्ता, संगठनों के पदाधिकारी एवं दूर दराज से आए ग्रामीण जन बड़ी संख्या में शामिल रहे। विचार मंच कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुजेंद्र जाटव जी की उपस्थिति रही है और साथ ही सभी समाज के लोगों से अपील की गई कि वे डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को अपनाते हुए अपने अधिकारों को पहचाने और समाज में न्याय व समानता के लिए आगे आए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना, अपने अधिकारों की जानकारी देना और साथ ही एकजुटता के साथ सामाजिक बुराइयों को आवाज उठाना रहा है। गया था, चूँकि 14 अप्रैल को सीतापुर में नहीं मनाया गया था, इसीलिए जो बचे हुए थे उनके लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम पे यहाँ के जो रहे अपना उनको क्या संदेश दिया गया? मुख्यतः जो है कार्यक्रम का मकसद केवल जन्म जयंती मनाना नहीं होता है। हम जिनकी जन्म जयंती मना रहे हैं वो जग जाहिर है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा। इनको भारत के संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्यक्रम लगा करके उनके विचारों का प्रचार प्रसार किया जाता है। जो भारत के संविधान में लोगों को जो अधिकार दिया गया है, उन अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। और आने वाले समय में जो तमाम अधिकार मिले हुए हैं और उन अधिकारों का जो आम जनता है जिनको अधिकार मिला है वो सही तरीके से उसका उपयोग कर सके, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाता है कार्यक्रम में। आज ये बाबा साहब अम्बेडकर की ये 135वीं जन्म दिवस था, उसे जो है 19 तारीख को आज ये सीतापुर के स्टेडियम ग्राउंड में रखा गया। और ये जयंती मना करके समाज को संवैधानिक जो अधिकार मिले हुए हैं, जो बाबा साहब ने तमाम संघर्षों से जो अधिकार दिए हैं, वो समय समय पर हम लोग जयंती के माध्यम से समाज को उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं और समाज को जो है एक अच्छे दशा और दिशा देने का काम करते हैं। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।